है, सेना के संदर्भ में जो संसाधन चाहिए वो संसाधन भारत ने कर रही है, भारत की सैन्य संबंधित तैयारियां चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए चीन भारत को किसी चुनौती के तौर पर ही नहीं देखता है। किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए चीन का यह दावा आघात पहुंचाने वाला तो है ही, साथ ही विचार करने वाला भी है। ये क्या बढ़ चढ़कर किया हुआ दावा है या इसकी जमीन पर कोई वास्तविकता भी है? क्या इसके संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से कोई ऐसी सच्चाई है जिसके आधार पर चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर इस तरीके की टिप्पणी कर सका, या एक रणनीति होती है जिसके तहत अपने शत्रुओं के मनोबल को घटाने के लिए इस तरीके के दावे किए जाते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे भारत की बात करें या चीन की, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है। परमाणु शक्ति संपन्न देश होना ही अपने आप में यह एहसास करा देता है किसी भी मुल्क को कि उसे हल्के में अपने उस देश को नहीं लेना चाहिए। पर चीन इसके बावजूद भी ये कर रहा है, जबकि हमें देश के संदर्भ में यह एहसास होता है कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हिमाकत करने की कोशिश चीन के द्वारा हुई, तो भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देने में सक्षम नहीं। तमाम उहापोह के बावजूद भी हम अपनी सेना को वहां पर बनाए रखने में न केवल कामयाब हैं, बल्कि अपने संसाधनों को झोंकते हुए वहां पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस संदर्भ में पहले चरण में बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चरण का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर कुछ संजीदा होकर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र वर्तमान के इस घटनाक्रम को ही समर्पित है, जो ये कहता है कि अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये जो बात कही गई थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास अपनी जगह और अति आत्मविश्वास अपनी जगह। तो आप साहस के साथ कुछ कहें, उसका अपना महत्व है, और आप अहंकार में भरकर कुछ कहें तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। यह भारत क्या वाकई 50 साल पुराना वो भारत है जब 62 में चीन ने हिमाकत की थी, भारत की जमीन पर कब्जा कर रही? क्या भारत आज इतना कमजोर है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता? इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान है। मेरे साथ में सेवानिवृत्त मेजर जनरल पीके सहगल साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है, और साथ ही मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त JS सोढ़ी साहब भी है। आप दोनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सहगल साहब से करते हैं। और सहगल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, सिंगापुर में जो कुछ कहा गया कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? हम कुछ विचार योग्य है या पड़ोसी का मुल्क है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, बोल दिया, क्या कहते हैं आप? मेरे मुताबिक हमको किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। ये केवल अहंकार और बोस्टफुलनेस है। चाइना साफ तौर पे जानता है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकता। अगर चाइना को जिस दिन कन्विक्शन हो जाए कि वो हिंदुस्तान को पछाड़ सकता है और हिंदुस्तान के ऊपर हावी हो सकता है, वो हर हालत में कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा। द वेरी फैक्ट कि उसने गलवान के बाद में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि चाइना की ये केवल बोस्टफुलनेस है और केवल एक किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसका हिंदुस्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। ये उसकी स्टेटमेंट सही है कि यूपीए के समय किसी प्रकार की मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो भी मैन्युफैक्चर किया है वो अव्वल दर्जे का है। वो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। चाइना की जो जितने भी वेपन्स प्रोड्यूस किए वो सारे चुराए हुए टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और जिस जिस देश को उन्होंने वेपन्स दिए वो देश खुश नहीं है। उनकी सबमरीन्स काम नहीं करती, उनकी फ्रिगेट्स काम नहीं करती, उनके एयर डिफेंस रेडार जो पाकिस्तान को ये काम नहीं करते, उनकी मिसाइलें काम नहीं करती, उनकी गन्स मिसाइल नहीं करती। उनको मेंटेन करना और सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ मैं चीन को बताना चाहता हूँ कि रशिया के पास यूक्रेन से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बेहतर था, उसके बावजूद भी तकरीबन 16 महीने हो गए वो यूक्रेन के ऊपर हावी नहीं हो सका, क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन, उसका मोरल, उसका मोटिवेशन, द कॉज फॉर व्हिच इज फाइटिंग, वो बहुत ही मायने रखता है। वो हिंदुस्तान का जो सैनिक है, उसका मोरल, उसका मोटिवेशन एंड द कॉज फॉर व्हिच ही इज फाइटिंग, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, इज फार फार सुपीरियर। चीन की क्या है मोटिवेशन? केवल एक्सपेंशनिज्म, उसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। फिर अगर आप देखो पिछले 40-50 साल से चीन ने किसी प्रकार का कोई तजुर्बा नहीं है लड़ाई का। उस सैनिक से लेकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर एक दिन का भी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। हिंदुस्तान के सैनिक जो हैं हर प्रकार से माहिर हैं, उनको वॉर एक्सपीरियंस है, वो वातावरण से वाकिफ है, उस एरिया से क्लेमेटाइज है, एरिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसीलिए जो है चीन जो है हिंदुस्तान को बार बार कहता है कि बॉर्डर में सिचुएशन कंप्लीटली स्टेबल है, जबकि हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि हिंदुस्तान
बॉर्डर में सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल नहीं है, सिचुएशन खतरनाक है। और दो छोटे से सवाल है मेरे। आपने कह दिया कि चीन की बात में दम नहीं है, हमने मान लिया नहीं है, पर उन्होंने कुछ सवाल साथ में जोड़े अपनी बात को मजबूती देने के। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हिमाकत की, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। कितनी दमदारी से की। चीन के संदर्भ में आरोप तो लग रहे हैं, तो भारत की हिम्मत नहीं हुई चीन के संदर्भ में सर्जिकल स्ट्राइक करने की। ये चीनी विशेषज्ञ का कहना है। दूसरा उसकी दलील है कि हमने 23 लाख करोड़ पिछले साल खर्च किए सेना के बजट पे, भारत ने क्या किया 6 लाख करोड़, कुल मिलाकर 1/4। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि यूपीए के समय में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, और भाई यूपीए को कब तक कोसेंगे? नए दौर की सरकार को 9 साल हो गए, 10 साल पूरे होने वाले हैं। पूरे देश और दुनिया को बताया जा रहा है कायाकल्प कर दिया, और चीन कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं, 10 साल का समय पर्याप्त होता है। तो 3 बिंदु पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी बने। एक, जो आपने कहा था उसका पूरक प्रश्न, और 2 वो बिंदु जिनके आधार पर चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दावा कर पाया कि भारत कोई चुनौती नहीं। चीन ने ये दावा इसलिए किया क्योंकि चीन का डिफेंस बजट जो है वास्तव में हिंदुस्तान के डिफेंस बजट से 4.5 टाइम्स बड़ा है। लेकिन चीन का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस समय सुपर पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, और अमेरिका के बड़े जबरदस्त एलाइज हैं। जबकि हिंदुस्तान का दुश्मन जो है पाकिस्तान है और दूसरा चीन है। हमको उस माफी का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और कहा जाता है मनी दैट मेक्स द मेयर रन। हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 1.5% या 2% जीडीपी का है उसमें वृद्धि होती जाएगी हर साल। और दूसरा, वास्तव में जो हिंदुस्तान ने फैसला लिया है प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए, हमने एमएसएमई को जोड़ा है, हमने स्मॉल स्केल सेक्टर को जोड़ा है, हमने आईआईटी को जोड़ा है, हमने स्टार्टअप्स को जोड़ा है। इससे हिंदुस्तान को बहुत ही फायदा हो रहा है। हम जिस प्रकार के हथियार हासिल कर रहे हैं, जैसे कि अपाची की है, जैसे कि प्रेडेटर ड्रोन कर रहे हैं, रोमियो हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, M777 गन की है, एटैक्स ला रहे हैं, वज्रा गन, उसके मुकाबले में चीन के पास कुछ भी नहीं है। राफेल, देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट जो टेक्नोलॉजिकली इनसे सुपीरियर है और टेक्नोलॉजिकली इनका मुकाबला कर सका है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर अपने एयरफील्ड्स का एक्सपेंशनिज्म कर रहा है लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, अपने मिसाइल इंस्टॉलेशन, क्योंकि वो साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान के बहुत एडवांटेजेस है और उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत लाजमी है उसके लिए। और अगर चीन को वास्तव में जिस दिन उसको कन्विक्शन हो जाए कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हामी हो सकता है, जैसे 62 में हुआ था, तो चीन बड़े पैमाने पर कुछ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन चीन को पक्का कन्विक्शन है, खास करके यांगसो को देखने के बाद, गलवान को देखने के बाद, डोकलाम के बाद, कि 1962 का हिंदुस्तान और 2023 का हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का अंदर है। सहगल साहब ने सारी बातें कही, हालांकि उनसे मुझे इस बात का उत्तर नहीं मिला जो चीन ने कहा क्यों नहीं कर दी सर्जिकल स्ट्राइक अगर हम ये सब कुछ कर रहे थे। शायद सोडी साहब के पास इसका उत्तर हो। सोडी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सहगल साहब दलील दे रहे हैं कि चीन इतना बड़ा रक्षा बजट इसलिए रखता है क्योंकि उसकी दुश्मनी अमेरिका से, इसलिए उसे ऐसा करना है। हमारी दुश्मनी के संबंध अगर देखे जाए तो पाकिस्तान और चीन के साथ में है, हमें इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। पर जो चीन अमेरिका के मुकाबले अपने आप को खड़ा कर रहा है, उसे हम इस लायक भी नहीं समझे कि उसके मुकाबले की तैयारियां करें। थोड़ा समझ पाना मेरे लिए मुश्किल है। और दूसरा, आप इस पर भी तो टिप्पणी कीजिए कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके हम इतने गर्वित हुए। चीन सिंगापुर में सवाल उठा रहा है, हमारे यहां हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्या कहते हैं सोडी साहब, क्यों नहीं हुई हमारी हिम्मत? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और जनरल सहगल साहब के साथ हूं। 8 जुलाई 2013 को विन वीकू, जो कि चीनी सरकार का एक अखबार है और हांगकांग से होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था अगले 50 साल में 6 जंग जो चीन लड़ेगा। उसमें एक जंग का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर लेने के लिए, और उसी वक्त चीन भारत पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश लेने के लिए। और हम सारे जानते हैं कि चीन का जो टारगेट है जिनजियांग तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो 2032 का है। और हम ये भी सारे जानते हैं कि 2 साल से पाकिस्तानी सेना के अफसर चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्ट होने शुरू हो गए हैं। मैं खुद फौज में नौकरी की हुई है,
मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी विदेशी सेना के अफसर ट्रेनिंग के लिए बेशक आए, कॉन्फ्रेंस के लिए आए, लेकिन किसी भी सेना मुख्यालय में फॉरेन ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं होती है, और यह पोस्टिंग होना बहुत बड़ी बात है। और इसी साल 3 फरवरी को अमेरिका के खुफिया एजेंसी के CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया था कि 2027 में चीन ताइवान के लिए युद्ध करेगा, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका का युद्ध होगा। अगर हम डॉक्टर हिमांशु जी इन सारे मुद्दों को जोड़ें, एक चीज साफ उभर के आती है कि चीन का जो टारगेट नंबर 1 या दुश्मन नंबर 1 है वो है अमेरिका, क्योंकि वो ताइवान को लेना चाहता है 2027 में, और दुश्मन नंबर 2 है भारत, जिसका ये लेख में उल्लेख किया गया है। चीन की एक खासियत है, हालांकि वो हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चीन की एक खासियत है, वो जो भी आगे की रणनीति होती है वो पब्लिक डोमेन में डाल देता है, चाहे वो सफल हो या असफल हो, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने मंसूबों को क्लियर कर देता है। तो ये चीज अगर हम देखें, भारत के पास सिर्फ 12 साल का वक्त है अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करने का, जो कि हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा हो रही है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि हमें और तीव्रता से अपने प्रोग्रेस को करना होगा। सबसे पहला, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उसकी हमें ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन्स। आज की तारीख में 31 स्क्वाड्रन है, वो भी 3 ग्राउंड हो चुके हैं, MiG-21 जो कुछ दिन पहले हुए हैं। आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 28 इफेक्टिव ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स में। नेवी में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमें कम से कम 5 और चाहिए अगर हम चीन के समुद्री रास्ते के मंसूबों को असफल कर पाए। और तीसरी चीज, जो ये चीन के मंसूबे हैं, ये चीन इसलिए इतना उछल पाता है कि हम आस्ता आस्ता चीन के आर्थिक चुंगल में जकड़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कोविड 2019 के अंत में हुआ, गलवान जून 2020 में हुआ, लेकिन उसके बाद साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा है। तो जब तक हम ये 3-4 इमीडिएट कदम नहीं लेंगे, हमारा चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना मुश्किल होगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम आंकड़ों से ही जाएं, चीन की जो सैनिक शक्ति है, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चाहे उनके टैंक्स हैं, चाहे उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सारे हमसे कहीं ज्यादा हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी, हालांकि चीन के पास हर चीज में बहुत ज्यादा है, चाहे पैसा हो चाहे हथियार हो, लेकिन जो चीन की 2 बड़ी कमियां हैं इस वक्त, वो एक कि इनके जितने हथियार या वेपन सिस्टम्स हैं वो किसी भी जंग में कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। दूसरा, सबसे बड़ी चीन में जो आज खामी है उनकी सेना में, 1984 से चीन ने कई रक्षा सुधार किए थे, जिसकी वजह से 1/3 चीनी सेना के जो सैनिक हैं उनकी सर्विस सिर्फ 3 साल है। और कुछ हफ्ते पहले चीन ने कबूल किया है कि उसके पास इतने ट्रेन्ड सेलर नहीं है अपने युद्ध पोत को मैन करने के लिए, यानी कि चीनी सेना में या नौसेना में उनके जो एक फंक्शनल मैन पावर है वो उसमें कमी आ रही है। मैं थोड़ा असमंजस में हूं कि मैं चीन के बयान को किस रूप में लूं। बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप सीधे तौर पे ये बताएं कि जो कुछ सिंगापुर में बोला गया चीन के द्वारा, वो यथार्थ बोला गया, सच्चाई बोली गई या हवा भरी गई? एक चीज तो ये समझिए। दूसरा, आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में बताया जा रहा है कि सीमाएं सुरक्षित है, मजबूत हाथों में सरकार है, दूसरी तरफ आपकी दलील है हाँ उसका ये है इसका ये है, उसके मुकाबले अगर हम कुछ नहीं है तो सीमाएं सुरक्षित कैसे है? ये सवाल है, दोनों पे कुछ कहिए ना। डॉक्टर हिमांशु जी, जो आपका पहला सवाल है कि चीन का जो ये बयान दिया उन्होंने सिंगापुर में, उसमें थोड़ी सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि चीन हमसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस इक्विपमेंट कम से कम 25 से 30 साल आगे है। जो उसने प्लानिंग दशकों पहले की थी, हमने कुछ साल पहले ही शुरू की। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं दिसंबर 1991 में आर्मी में कमीशन होकर ऑफिसर गया, तब अगर कोई भी किसी भी सैनिक को नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के पोस्ट में जाना होता था, गुवाहाटी से 5-6 दिन लगते थे, लेकिन अभी वो 1-2 दिन में वो वहां पहुंच जाता है। तो हमारा जो एक विकास तो हुआ है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन हम चीन से 25 से 30 साल पीछे हैं। जहां तक हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा की बात है, हमारी जो सेना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी जो सेना है वो बॉर्डर पे पूरी तरह से सतर्क है, और चीन के कोई भी मंसूबे अगर होंगे
तो उसे पहले की तरह असफल कर दिया जाएगा। और जो हमारा जो सैनिक विकास हो रहा है, चाहे डिफेंस सिस्टम में हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग में हो, वो आस्ता आस्ता हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में यह हकीकत है कि चीन हमसे 25 से 30 साल आगे है। बड़ा असमंजस है। मुझे लगता है कि हम यथार्थ के स्तर पे शायद भावनाओं पे तो ज्यादा नहीं जा रहे सहगल साहब। मतलब 25-30 साल आगे है चीन, फिर भी हम कह रहे हैं सीमाएं सुरक्षित है। आजकल आदमियों से तो युद्ध लड़े नहीं जाते, युद्ध तो तकनीक से लड़े जाते हैं। तकनीक में 25-30 साल पड़ोसी मुल्क आगे है। हर साल खर्च के मामले में भी हमसे 4 गुना आगे है। वो 24 लाख करोड़ खर्च कर रहा है, हम 6 करोड़ में ही, लाख करोड़ में ही मुक्त हो रहे हैं कि देखो हमने बड़ा कर दिया। क्या शने शने चीन के मुकाबले हम अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे? हम अगर बढ़ा भी रहे हैं तो 10-20 हजार करोड़ बढ़ा रहे हैं, वो सीधे लाखों में बढ़ा रहा है। आने वाले समय को लेकर आशंका पैदा नहीं होती सहगल साहब? या भावनाओं से ही युद्ध जीत लिया जाएगा? नारे अच्छे लगने चाहिए। हम भावनाओं की बात नहीं कर रहे। वास्तव में हिंदुस्तान का सैनिक जो है चीन के सैनिक से बहुत ही ज्यादा काबिल है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, उसका मोरल बहुत अच्छा है। इन मैन बिहाइंड द मशीन जो है बहुत ही अव्वल दर्जे का है। आज हिंदुस्तान के सैनिक जो है पूरी दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे रिगार्डेड, सबसे रिवर्ड और सबसे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट गिने जाते हैं। हमने जितने देशों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल, हर एक में हिंदुस्तान की फौज जो है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है या आर्मी है, बाकी फौजों के ऊपर हामी हो जाती है। हमने तकरीबन 30 साल लगातार इंटरनेशनल कंपटीशन किए कमांडोज के, जो यूके में किया जाता है। पिछले 10 साल में 9 बारी हिंदुस्तान ने सारे देश को बीट किया, इंक्लूडिंग इजरायली कमांडोज को। हिंदुस्तान लगातार उसमें सारी तकरीबन 124 नेशनल ने हिस्सा लिया और हिंदुस्तान 9 बार लगातार फर्स्ट आया है। फिर अगर आपको याद होगा जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उनकी बड़ी कोशिश थी हिंदुस्तान को F-16 या F-18 बेचा जाए, तो उन्होंने एक स्क्वाड्रन लाए ग्वालियर में और उसको हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया। हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ केवल MiG-21 जो सबसे इंफीरियर एयरक्राफ्ट है उसको उतारा विद सबसे बेस्ट पायलट्स के। 10 दिन की जॉइंट ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद में जब आपसी वॉर गेम स्टार्ट हुई तो 10 में से 9 बारी हमने अमेरिका के F-16 और F-18 को मार गिराया। तो वो एब्सोल्युटली स्टन्ड थे कि एक इंफीरियर एयरक्राफ्ट के साथ में हम कैसे उनके F-16 और F-18 को गिरा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो F-16 को अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन जो सबसे पुराना हवाई जहाज है जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने F-16 को गिराया। सो मैन बिहाइंड द मशीन बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट है। और चीन के दुश्मन अगर देखो तो जापान है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, हिंदुस्तान है, इंडोनेशिया है। नन ऑफ देम आर मिलिट्री पुशओवर्स। चीन बड़े बड़े पैमाने पर उनकी फोर्सेस है डिवाइडेड हो जाती हैं और अमेरिका की जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को और बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए ताकि अगर चीन ताइवान के ऊपर या वियतनाम के ऊपर कोई भी कोशिश करे तो उसको साफ तौर पे लगेगा कि उसका जो इंडिया के साथ बॉर्डर है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन चीन की मंशा जो है 1954 में एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मो से तुमने अपना हाथ ऐसे हथेली दिखाई थी। उसने कहा था ये जो 5 मेरा ये पाम है, ये तिब्बत है और ये 5 उंगलियां हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद में नेपाल, फिर भूटान और इंडिया, सॉरी और लद्दाख, और हमको चाहे 1000 साल लगे इसको हम लेकर रहेंगे। उनकी मंशा वही है, गवर्नमेंट्स कैन कम एंड गवर्नमेंट्स कैन गो। बट आज हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया है कि आपकी जो मंशा है, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, अरुणाचल का या लद्दाख का, इट्स अ पाइप ड्रीम, यू कैन नेवर फुलफिल इट। और हिंदुस्तान जो है सक्षम है, ताकतवर है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपने जब सर्जिकल स्ट्राइक की आज से 3-4 साल पहले हमारे पास कोई रिपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं थी, कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी नहीं, केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी। अभी पिछले 3-4 साल में हमने एक 17 स्ट्राइक कोर ईस्टर्न थिएटर में खड़ा किया है, जो स्ट्राइक कोर है जो चीन के अंदर जा सकता है, हामी हो सकता है। और दूसरा जो वन कोर था मथुरा में, जो स्ट्राइक कोर था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी हमने लद्दाख में और सेंट्रल सेक्टर में लगाया है, जो चीन के अंदर घुस के कार्रवाई कर सकता है। अगर आवश्यकता पड़े तो हम चीन को एम्बेरस कर सकते हैं, लेकिन हम अननेसेसरली प्रोवोक नहीं करना चाहते। और इसका ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। इट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हिंदुस्तान स्लोली एंड स्टडीली जो है अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे हथियारों को हम अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर थोड़ी सा आपके पास आना चाहता हूँ। एक जना 23 लाख करोड़ खर्च कर रहा है और हम 6 लाख करोड़ खर्च करके ये कह रहे हैं
कि हम बढ़िया दिशा में जा रहे हैं। सच है ये। दूसरा तो ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी है जो सिंगापुर में चीन के सैन्य प्रतिनिधि ने भारत को तुलना में रखते हुए ये दावे किए कि भारत हमारे मुकाबले कहीं ठहरता नहीं। क्या ये इसमें आने वाले समय की कोई आहट आपको सुनाई दे रही है? क्या इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा करने की फिराक में चीन है? समझना जरूरी है ना। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, मेरी राय में तो ये जो चीन के ऐसे बयान आ रहे हैं, ये एक संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में चीन बहुत कुछ बड़ा करेगा। देखिए, चीन की एक जो मैंने पहले भी खासियत बताई, एक तो सारे पब्लिक डोमेन में अपने मंसूबों को डाल देता है। जैसे अभी जनरल सहगल साहब ने भी सही कहा कि 1954 में माओ ने अपना पाम दिखाया और कन्वे किया कि वो क्या करना चाहते हैं आने वाले दशकों में। और चीनी सरकारें आए बदले, राष्ट्रपति बदले वहां के, लेकिन उनके जो नेशनल स्ट्रेटेजिक एम होते हैं वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। और जो भी चीनी राष्ट्रपति बनता है वो उसको पूरा सफल करने में अपना जी जान लगाता है। तो ये जो बयान है, ये बयान को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये बयान एक संकेत है, आने वाले समय में भारत के साथ चीन बहुत बड़ा करेगा। जहां तक पैसे की बात है, देखिए चीन के पास बेशुमार पैसा, और जिसके पास बेशुमार पैसा होता है वो खर्चा भी उतने बड़े तरीके से करता है। आज हमारे पास पैसा चीन के बनस्पत का, में इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि एज अ देश हमने कई और चीजें भी करनी है, कई दूसरी स्कीम चलानी है, डैम बनाने हैं, हमने रोड्स बनाने हैं। तो क्योंकि चीन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसके पास बहुत पैसा है कंपेयर टू इंडिया। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है एज अ कंट्री कि हम डिफेंस बजट में कोई भी कटौती करें, हम अपनी ट्रेनिंग में कोई भी कटौती करें। जहां भी हम अपना इक्विपमेंट बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना चाहिए। जहां हमने अगर फाइटर स्क्वाड्रन खरीदने हैं, फाइटर जेट्स खरीदने, हमें तुरंत खरीदने चाहिए। और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होना चाहिए कि ये 2-3-4 साल में डिलीवर होंगे। ऐसा नहीं कि अगले 15-20 साल में डिलीवर हो, क्योंकि हमारे पास एज अ नेशन अभी ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में जब 9 मई को रॉयट्स हुए और लगा कि पाकिस्तान 4 देशों में टूट जाएगा, चीन ने कुछ दिनों के बाद पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष नसीम मुनीर को एक संदेश भेजा कि इमरान खान वाला सिचुएशन सॉर्ट आउट करो, क्योंकि चीन का पाकिस्तान में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा है सीपेक के लिए। और चीन पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भारत को वेस्टर्न साइड से घेरना चाहता है। समुद्री रास्ते से चीन के मंसूबे तो हैं, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से हम सारे वाकिफ हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं चीन को मिला के। 6 में से जो 3 है वो पूरी 3 जो चीन के पूरे जकड़ में, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। दो जो है बांग्लादेश और म्यांमार, उनका झुकाव चीन की तरफ है। एक भूटान ही था हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों में से जो कि भारत के साथ था, लेकिन कुछ महीने पहले उनके प्रधानमंत्री ने डोकलाम पे बयान देके वहां पे भी थोड़ी दिक्कतें पैदा कर दी। तो चीन हमें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे जमीनी रास्ते से चाहे समुद्री रास्ते से। तो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा के जो निष्कर्ष हैं वो कुछ इस प्रकार से, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं, कि चीन के बयान को अनायास नहीं समझना चाहिए और अहंकार से भरा भी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको एक चेतावनी के तौर पर भारत सरकार को लेना चाहिए। साफ दिख रहा है कि चीन के मंसूबे भारत के संदर्भ में ठीक नहीं है। उसकी तैयारी कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली है। अब सरकार के स्तर पर तो इस चुनौती का सामना किया ही जाएगा, पर क्या हर देशवासी भी इस खतरे को महसूस करके अपना योगदान देने के लिए सफल होगा, ये सवाल। अगर हम मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण बनाए रखेंगे तो फिर रक्षा के संदर्भ में सरकार के पास खर्च करने के विकल्प कहां से आएंगे। कुल मिलाकर देश की सरहद को मजबूत बनाने के लिए सैन्य बजट को बढ़ाया जाना जरूरी है, और सैन्य बजट बढ़े इसके लिए हर नागरिक को अपनी तरफ से अपनी सुविधाओं को लेकर कुछ सहनशीलता और कटौती की मानसिकता बनानी चाहिए। तय कि देश की सीमाओं के संदर्भ में नए सिरे से तैयारी की जरूरत है। सेना को मजबूत ही नहीं
बहुत मजबूत तकनीकी दृष्टि से करने की जरूरत है। उनके हौसले मजबूत हैं, पर उन हौसलों को सहारा देने के लिए उनके हाथ में हथियार भी सक्षम होने चाहिए। ये इस चर्चा में निकल कर आता है। उम्मीद करते हैं कि देशवासी और सरकार दोनों इस गंभीरता को समझते हुए कदम उठाएंगे और चीन जो आज ये बोल पाया है, आने वाले समय में हम ऐसे हालात बना पाएंगे कि वह ऐसे बयान देने से पहले 100 बार सोचे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का।